हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 36 ऑफ अवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 5 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। दिस वीडियो इज ए कंटिन्यूशन पार्ट ऑफ द लास्ट वीडियो जिसमें कि हम लोग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन। तो कल हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन है वो सिमिलर ही है, जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और सेवन्थ क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टिसनशिप पे है कि कैसे ये वैल्यूज जो है पब्लिक सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द प्रेजेंट डे सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, या फिर एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। और आपको इलस्ट्रेशन के साथ इसको डिस्कस करना है। तो मैंने क्वेश्चन खुद से लिखा था। इस क्वेश्चन में मैंने स्टार्ट किया है, इसका जो इंट्रो है वो एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट किया कि रिसेंटली जो नेक एक्रीडेशन ब्राइबरी केस हुआ था उसमें ये हुआ कि सीबीआई ने अरेस्ट किया था 10 लोगों को कि उन्होंने ब्राइब एक्सेप्ट की थी ताकि वो लोग फेवरेबल एक्रीडेशन रेटिंग्स ग्रांट कर सकें। और ये चीज़ शो करती है लैक ऑफ इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप। फिर मैंने इम्पार्शलिटी की डेफिनेशन दी यहाँ पे कि इम्पार्शलिटी का मतलब है एक्टिंग स्लोली अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ द केस, कि आप सिर्फ केस के मेरिट्स के बेसिस पे आप एक्ट कर रहे हो। जबकि नॉन पार्टिसनशिप का मतलब है कि आप न्यूट्रल हो और अनबाइस्ड हो, पर्टिकुलरली इन एडवर्स सिचुएशंस। सी अगर आपको इनको बेसिक डेफिनेशन देखना है तो इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टिसनशिप की, तो जस्ट अ मिनट। जो नॉन पार्टिसनशिप है वो इम्पार्शलिटी का ही एक सब कॉम्पोनेंट है। अगर मैंने मेरी नोटबुक के अंदर जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तो मैंने एक डायग्राम बनाया था। ये डायग्राम था कि इम्पार्शलिटी जो है वो एक लार्जर कॉम्पोनेंट है और जो नॉन पार्टिसनशिप है वो उसी का ही एक सब कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो इम्पार्शलिटी का बेसिकली मतलब ये है कि मान लो मैं इसको पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से देखूँ तो आप इम्पार्शलिटी का मतलब है कि आप सभी को फेवर कर रहे हो, किसी के लिए भी आप मतलब नेगेटिव नहीं सोच रहे। मीन्स अभी अगर कांग्रेस पार्टी है पावर में तो आप उसको भी फेवर कर रहे हो, उसके लिए भी अच्छा काम कर रहे हो। और जब नेक्स्ट बीजेपी आएगी तो आप उसके लिए भी अच्छा काम करोगे। लेकिन नॉन पार्टिसनशिप का मतलब है कि आप किसी को भी फेवर नहीं कर रहे हो, ना तो बीजेपी को ना कांग्रेस को, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है। मीन्स आप न्यूट्रल हो। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। फिर मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे पार्शलिटी और नॉन पार्टिसनशिप जो है ज़रूरी है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए। तो पहला एग्जांपल मैंने वही जो शक्ति मैम ने दे रखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी के डिफरेंसेस थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अपनी कैबिनेट में चूज़ किया। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने अजमल कसाब को एक फेयर ट्रायल दिया था डिस्पाइट हिम इन्वॉल्व इन मुंबई टेरर अटैक। अब इम्पोर्टेंस क्या है इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टिसनशिप की इन प्रेजेंट डे सोशो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। तो एक तो ये कि आपको सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देना है, जैसे कि गांधीयन तालिस्मान। दूसरा है कि ये प्रमोट करता है नो अनजस्टिफाइड इंडिस्क्रिमिनेशन, कि आप किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर रहे, सबके साथ न्यूट्रली बिहेव कर रहे हो। थर्ड है कि ये अकॉर्डेंस में है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए तो वो भी इसको प्रमोट करते हैं। फोर्थ है कि गुड वर्क कल्चर को प्रमोट करता है और प्रोफेशनल एथिक्स को भी प्रमोट करता है। फिफ्थ है कि प्रमोट करता है ऑब्जेक्टिविटी और सर्व करता है सभी पार्टीज को इक्वली, जो कि मैंने ऊपर बताया, जैसे कि ई गवर्नेंस के थ्रू। ई गवर्नेंस ऊपर वाले का एग्जाम्पल आएगा, यहाँ पे लिखना है ये फोर्थ वाले पॉइंट में। सिक्स पॉइंट है कि ये प्रमोट करता है आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलॉन्ग विद ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि आप अगर आप कंपेशनेट और अगर आप इम्पार्शल और नॉन पार्टीसन है तो आप ना केवल रूल्स और लॉज को फॉलो कर रहे हैं बल्कि आप एंड्स को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, कि आपका जो एंड गोल है वो अचीव होना चाहिए। कि जैसे कि आपने कोई स्कीम चलाई है तो या फिर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है तो आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि स्कीम इम्प्लीमेंट करने के बाद कि जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो एंड बेनिफिशियरी जो है उस तक पहुँचे। ये सर्व करता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वली और बाय इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे कि मैंने टीएन सेशन का एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। और मैंने कंक्लूड किया है कि जो मैंने लिखा था कि कैसे आप इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टिसनशिप को प्रमोट कर सकते हो, कि इसके लिए आप डिपार्टमेंटल लेवल पे मैनुअल्स और कोर्स
बनाइए, और जो फैमिली, स्कूल्स और सोसाइटी है उसमें बच्चों के अंदर ये आप वैल्यूज़ हैं इनको इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो हमारे इंटीग्रिटी पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2014 में आया था कि इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज़ वीक एंड यूजलेस बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल। आप इससे क्या समझते हो? और मॉडर्न डे का कंटेक्स्ट लेके और इसको मतलब एग्जांपल्स की हेल्प लेके और फिर इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको बेसिकली उसको एड्रेस करना है। स्टेटमेंट की अगर आपके पास इंटीग्रिटी है लेकिन नॉलेज नहीं है तो आप यूजलेस हो, एक तरीके से आप वीक हो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और इंटीग्रिटी नहीं है तो वो काफ़ी डेंजरस है सोसाइटी के लिए। तो और दूसरा क्वेश्चन है कि इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज़: इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। की अगर आपको किसी पर्सन को हायर करना है तो आप उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ देखेंगे कि इंटीग्रिटी है या नहीं, इंटेलिजेंस है या नहीं, और एनर्जी है या नहीं। और अगर उनके पास पहली नहीं है लेकिन लास्ट की 2 है, मीन्स इंटीग्रिटी नहीं है लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट है और एनर्जेटिक है, तो जो लास्ट के 2 है ना वो पक्का आपको किल कर देंगे। ये वॉरेन बफेट का मानना है, मीन्स उनकी एक स्टेटमेंट थी। आप इस बात से क्या समझते हो इन द प्रेजेंट डे? तो ये आंसर भी मैंने खुद से लिखा था। इसके इंट्रो में मैंने अभी रिसेंट का एक एग्जांपल दिया है कि जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ था, इसमें जो सीनियर बैंक ऑफिसर्स थे वो इन्वॉल्व थे। उन्होंने क्या किया कि जो डिपोजिटर्स का जो फंड था उसको डाइवर्ट कर दिया खुद के पर्सनल गेन के लिए। तो ये शो करता है कि नॉलेज तो थी उनके पास, तभी तो इतनी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, लेकिन इंटीग्रिटी लैक कर रहे हैं वो लोग। अब मैंने फिर इंटीग्रिटी की डेफिनेशन दी है कि इंटीग्रिटी तब है जब आपके स्पीच, एक्शंस और थॉट आपकी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के साथ कंसिस्टेंट रहें। और नॉलेज जो है उसका मतलब होता है कि आपकी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ है या फिर आप उसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फिर मैंने एक 2D डायग्राम बनाया था। ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना ही देती हूँ, नीचे खाली जगह यहाँ पे बना देती हूँ। ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था, 2D डायग्राम। ओब्वियसली अपन सभी ने वो XY कंपोनेंट जो XY वाला ग्राफ तो पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे इस चीज़ का पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ है तो वो हाईली पॉजिटिव है, मीन्स वो बेस्ट मानी जाती है। और यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो हाईली नेगेटिव वाले उसमें फैक्टर में जाती है। कि अगर आपके पास हाई इंटीग्रिटी है और हाई इंटेलिजेंस या नॉलेज है तो बेस्ट है, मीन्स आप ये बेस्ट केस है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके पास इंटीग्रिटी तो हाई है लेकिन आपके पास नॉलेज लो है, लो नॉलेज है, तो क्या होगा कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, ऑब्वियसली नॉलेज को आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं। थर्ड है कि आपकी जो इंटीग्रिटी है वो भी लो है और जो आपकी नॉलेज है वो भी लो है। तो इस केस में क्या होगा कि मैटर ही नहीं करता है ज़्यादा, क्योंकि आपको ऑब्वियसली नॉलेज भी इंप्रूव करनी पड़ेगी और इंटीग्रिटी भी। लेकिन ये वाला केस है ना, ये सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल है कि आपके पास इंटीग्रिटी तो बिल्कुल ही नहीं है, लैक कर रहे हो आप, और नॉलेज जो है वो बहुत हाई है। तो आप अपनी नॉलेज का बिना इंटीग्रिटी के डेंजरस वे में या फिर बहुत ही मैं ये बोलूँ कि गलत तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये वर्स्ट केस माना जाता है। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में इसको वर्स्ट केस बोल दिया था, ये नहीं है, ये वाला वर्स्ट केस है और ये वाला बेस्ट केस है। तो ये आप एग्जांपल मतलब डायग्राम वहाँ पे बना सकते हो। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले मैंने केस लिया है कि इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज वीक है और यूजलेस है। क्यों? क्योंकि इवन दो इंटीग्रिटी आपको एथिकल बना सकती है लेकिन बिना नॉलेज के आप उसको अप्लाई करना नहीं सीख सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि एक पर्सन जिसको RTI की नॉलेज नहीं है लेकिन उसके अंदर इंटीग्रिटी है, तो वो जो सोशल करप्शन है उसको रूट आउट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैंने मुथुलक्ष्मी रेड्डी का दिया है, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थी और फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर थी इंडिया की। मीन्स ऑब्वियसली उनके पास नॉलेज तो थी ही, लेकिन वो सोशल रिफॉर्मर भी थी। मीन्स उनकी जो इंटीग्रिटी की वैल्यू थी वो काफ़ी हाई थे। तो ये एक नेगेटिव एग्जांपल लिख दिया मैंने और ये एक थोड़ा पॉजिटिव एग्जांपल लिख दिया मैंने। दूसरा मैंने लिखा कि नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी, कि नॉलेज तो है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है, तो वो काफ़ी डेंजरस और ड्रेडफुल वाली सिचुएशन बन जाती है। और ये सॉरी,
वन ऑफ द 7 सिंस है गांधी के, कि नॉलेज विदाउट वैल्यूज़ वो आप यूज़ कर सकते हो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट में। जैसे कि अभी साइबर सिक्योरिटी के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ये शो करता है कि लोगों के पास एक्सपर्टीज़ है कंप्यूटर सिस्टम की, मीन्स उन्हें कंप्यूटर की काफ़ी नॉलेज है, बट उनकी वो लोग इंटीग्रिटी में लैग कर रहे हैं, तो जिससे कि सोसाइटी को काफ़ी नुकसान हो रहा है अभी। दूसरा, मैंने नीरव मोदी का केस लिखा है कि उन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया था पीएनबी वाला, तो ऑब्वियसली उनके पास काफ़ी नॉलेज थी, बट इंटीग्रिटी लैग कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कल्टिवेट करो दोनों, इंटीग्रिटी भी और नॉलेज भी, इन वंस लाइफ थ्रू एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, रिलीजियस टीचिंग्स एंड लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स। तो आप ये देख सकते हो कि वैसे अभी हमारा डिस्कशन एंड नहीं हुआ है, बट आप ये देख सकते हो कि मैंने टॉपर्स की कॉपी से ये सीखा है कि आपको जो एंड करना है ना क्वेश्चन को, वो एक पॉजिटिव नोट पे या फिर कुछ टीचिंग्स वगैरह कंक्लूड आपको अच्छे से करना है, और एग्जांपल्स आपको भर भर के डालने हैं, और डायग्राम वगैरह आपको पक्का से डालना है। तो इनसे क्या आपके जो मार्क्स हैं वो एनहेंस होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी इंटीग्रिटी पे है कि वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू ए रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में ये बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रही है कि इंटीग्रिटी का एक टेस्ट ये भी है कि आप रिफ्यूज मना ही कर दो कि मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने एज यूजुअल कि मैंने इंट्रो में एक एग्जांपल से स्टार्ट किया कि रिसेंटली जो एक इंटीग्रिटी है एक आईएएस ऑफिसर की, वो अंडर क्वेश्चन आ गई, क्योंकि एलजी जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने उसको प्रोसिक्यूट करने की के लिए बोल दिया, क्योंकि वो जो ऑफिसर उसने जालसाजी या फिर फोर्जरी की थी। तो इंटीग्रिटी की फिर मैंने डेफिनेशन दी कि इंटीग्रिटी क्या है, जब हमारे स्पीच एक्शन थॉट सब कंसिस्टेंट हो जाए हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल के साथ। फिर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। अब वो डायग्राम जो है वो मैं आपको यहाँ पे नीचे बना के दिखा देती हूँ। मैंने इंटीग्रिटी का बेसिकली मतलब बताया कि इंटीग्रिटी किस चीज़ को मतलब इंटीग्रिटी का बेसिक मोटो क्या है। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रिटी लिखा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंटीग्रिटी का कि आपकी इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस मीन्स व्हाट यू आर अप टू। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि आपका पर्पज़ क्या है, वाई आर यू हेयर। थर्ड, कि आपके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, कि आप किन चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हो। ठीक है, तो आप पहला देख सकते हो कि आपके इंटेंशंस क्या है, कि आप कितना किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को लेकर आपके इंटेंशंस क्या है। दूसरा पर्पज़ कि आपका पर्पज़ क्या है। थर्ड है कि आपकी प्रिंसिपल्स क्या क्या है। और फोर्थ है कि रिजल्ट, कि आपने उसके लिए क्या काम किया है। तो जब ये चारों कंसिस्टेंट हो जाते हैं तब आपको ये बोला जाता है कि आपके अंदर इंटीग्रिटी वाली वैल्यू है। फिर मैंने बताया कि इंटीग्रिटी जो है वो टेस्ट करती है, एक टेस्ट है, वो ये शो करता है कि आपको कम्प्लीटली रिफ्यूज़ करना पड़ेगा टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। क्यों? क्योंकि इंटीग्रिटी डिमांड करती है मोरल करेज, आपको मोरल करेज दिखाना विदाउट फियर ऑफ रेप्रिजल या फिर लॉस ऑफ बेनिफिट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा कि जो सत्येंद्र दुबे आईईएस ऑफिसर थे, वो एनएचएआई के साथ काम कर रहे थे, तो फिर उन्होंने कुछ करप्शंस होते देखे, तो उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन बाद में उनको मार दिया गया। लेकिन धमकियाँ मिलने के बाद भी वो शांत नहीं हुए, उन्होंने लगातार करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी अपनी। दूसरा है कि ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी सभी सर्कमस्टांसिस में। महात्मा गांधी ने एडवोकेट किया था नॉन वायलेंस के लिए, बट उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा था जब चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया था। ऑल्दो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा था, बट चूँकि वो एडवोकेट करते हैं नॉन वायलेंस के लिए, तो इसलिए उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद अपना ये जो मूवमेंट है वापस ले लिया था। थर्ड पॉइंट है कि एडवोकेट करता है मोरल वैल्यूज और पर्सनल एडवांटेज। जैसे कि इरोड के जो कलेक्टर आर आनंद कुमार, उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में करवाया था, क्योंकि उनकी जो मोरल वैल्यूज़ थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एज़ कम्पेयर टू उनका जो पर्सनल एडवांटेज है। फोर्थ है कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो ऑब्वियसली ट्रस्ट को इरोड कर देगा। जैसे कि मलाला यूसुफजई हैं, वो अभी भी एडवोकेट करते हैं वुमेन एजुकेशन को लेके और इक्वालिटी को लेके, इवन दो उन पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है, बट स्टिल उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिफ्थ है कि ये पुट करता है पब्लिक इंटरेस्ट को अब पर्सनल इंटरेस्ट, और फुलफिल करता है ओब्लिगेशंस को रिस्पॉन्सिबली। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है ई श्रीधरन का, जिनको कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो उनको काफ़ी सारी
प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा था जब वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे, बट उन्होंने इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। और मैंने लास्ट में इसको कंक्लूड किया है कि इंटीग्रिटी एक वैल्यू है जो कि एम्पावर करती है ह्यूमन बीइंग को, एंड इज टेस्टेड इन कंफर्ट नॉट इन क्राइसिस इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। तो मैंने जो इसको कंक्लूड किया है ना, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2021 में एक क्वेश्चन आया था, वहाँ से इसको डालने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 2021 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि ये भी इंटीग्रिटी पे है कि इंटीग्रिटी एक वैल्यू है जो कि एम्पावर करती है ह्यूमन बीइंग को, आपको इसको जस्टिफाई करना है। तो मैंने वही कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया एग्जाम्पल के साथ कि रिसेंटली एक IRS ऑफिसर है, उन्होंने ब्राइब लेने से मना कर दिया था टैक्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और जो उनको घूस देने की कोशिश की, इस चीज़ को उन्होंने रिपोर्ट किया। तो ये शो करता है उनकी वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी को। फिर मैंने ये डायग्राम बनाया जो मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बना के दिखाया था कि इंटीग्रिटी जो है उसका मतलब होता है कि आपके क्या प्रिंसिपल है, क्या इंटेंशन है, आपका क्या पर्पज़ है और आपके क्या रिजल्ट है। ये वाला आप डायग्राम यहाँ पे बनाना। फिर उसके बाद मैंने इंटीग्रिटी के बारे में बताया कि कैसे एम्पावर करती है ह्यूमन बीइंग को। तो सबसे पहले ये बिल्ड करती है किसी भी पर्सन के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि इसने यहाँ पे ब्राइब रिफ्यूज़ कर दिया। दूसरा है कि अर्न करता है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी, जैसे कि ई श्रीधरन जिनको कि मेट्रोमैन बोला जाता है। थर्ड है कि स्ट्रेंथन करता है एथिकल डिसीजन मेकिंग, जो कि IAS ऑफिसर है अशोक खेमका, उनको काफ़ी बार ट्रांसफ़र हुआ बट स्टिल वो करप्शन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाते रहे। फोर्थ है कंट्रीब्यूट करता है जस्ट एंड फेयर सोसाइटी, जैसे महात्मा गांधी का सर्वोदय कॉन्सेप्ट। फिफ्थ है प्रमोट करता है इंटरनल हार्मनी एंड रेजिलियंस, इसमें मैंने मलाला यूसुफजई एक एग्जांपल दिया है। और लास्ट है कि ये बेटर होगा इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ इन सर्विसेज, कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं आप उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हो नहीं, तो वो है उसका एग्जाम्पल लिखा मैंने इरोड कलेक्टर R आनंद का। और लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा कि जब भी आप लोगों को हायर करते हो तो आप न केवल इंटेलिजेंस बट आपको इंटीग्रिटी भी देखनी पड़ेगी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है परजिवरेंस पे। इसमें हमें बताना था कि इस कोटेशन का क्या मतलब है, और कोट दे रखी थी कि एवरी वर्क हैज़ गोट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग, दोज दैट प्रिजर्व विल सी द लाइट सूनर और लेटर। स्वामी विवेकानंद का क्योट है। और ये क्योट बात कर रहा है कि हर काम को सफल होने से पहले काफ़ी बार या फिर 100 बार डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। वो लोग जो कि डटे रहते हैं इन मुश्किलों के बावजूद भी, उनको पक्का सफलता मिलती है, चाहे देरी से ही मिले। तो मैंने इसको अशोका की इंस्टांस से स्टार्ट किया है। एक स्टोरी लिखी है कि जब कलिंग वार चल रहा था, और तो उस टाइम पे अशोका ने एक गुफा के अंदर जाके छुप गया था। तो वहाँ पे उसने एक चींटी को देखा था कि जो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो नीचे आ जाते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही थी और बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। तो वहाँ से अशोका को जो है उसको ये इस एक ऑब्जर्वेशन मिली, और कि जो पावर ऑफ परजिवरेंस और रेजिलियंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे उसको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, और फिर वो कलिंगा वॉर जीत भी गया था। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट स्टोरी से इसको स्टार्ट किया है। फिर मैंने बताया कि स्वामी विवेकानंद का जो क्योट है वो एम्फसाइज करता है कि कोई भी जो बड़ा काम है वो बिना स्ट्रगल के अचीव नहीं हो सकता है। ये परजिवरेंस ही है। परजिवरेंस मीन्स आपकी एबिलिटी कि आप हार्डशिप्स को फेस करते हुए, फेथ रखते हुए अपना काम जारी रखें, और आपको इवेंचुअली सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फिर मैंने बताया कि कैसे परजिवरेंस हेल्प करती है सिविल सर्वेंट्स को। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी बनी रहे डिस्पाइट पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, फॉर एग्जांपल ई श्रीधरन। दूसरा है कि कंसिस्टेंट एफर्ट और कमिटमेंट जो है वो बिल्ड करता है पब्लिक ट्रस्ट में बनाने में। थर्ड है कि ओवरकम करता है सिस्टमेटिक चैलेंज, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया हो गया, रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो गया, आर्मस्ट्रांग क्लेम हो गया, इसका एग्जांपल। फोर्थ है कि इंस्पायर करते हैं सबऑर्डिनेट और सोसाइटी को कि वो हार्ड वर्क करें और सिटीजन्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और लास्ट है कि सस्टेन करता है एथिकल कंडक्ट इवन अंडर प्रेशर, जैसे कि अशोक खेम का। तो हमारा एप्टीट्यूड वाला टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। हमने इसकी जो वैल्यूज़ थी ऑलमोस्ट नहीं, हमने सारी कवर कर लिया। और ये सिविल सर्विसेज के लिए भी बेसिकली इनके कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी हमने कवर कर लिया है। और हमने टॉपर्स की कॉपी से भी काफ़ी सारे इंस्टांसेस लिए हैं।
आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।